हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 यूजर डिफाइंड मेथड्स। ये आपका आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का प्रोग्रामिंग इन जावा का चैप्टर 3 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स क्या है ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी यहाँ पर एक बार आपको क्लियर किया जाएगा कि मेथड्स क्या है, कैसे यूज होते हैं, क्यों उनको यूज करते हैं, है ना। यूज करने का तरीका क्या क्या है, वो सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर 3 का हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हम हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देन इंट्रोडक्शन में मतलब कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। देन वाई यू वाई फंक्शंस और मेथड्स, फंक्शंस और मेथड दोनों एक ही टर्म होता है। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं, ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि फंक्शन क्या है मेथड क्या है, अलग अलग तो कोई दो टर्म तो नहीं है, नहीं, ये दोनों सेम टर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन मेथड्स, मेथड डेफिनेशन, मेथड का डेफिनेशन। देन एक्सेसिंग अ मेथड, मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ है यहाँ पर। मेथड का डेफिनेशन यानी कि उसका वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन यहाँ नहीं है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो चीज़ इसमें है। देन एक्सेसिंग, कैसे हम मेथड को कॉल करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, कॉल करते समय उसमें वैल्यू कैसे पास करेंगे, उसमें कैसे रेफरेंस यानी कि एड्रेस कैसे पास करेंगे, कैसे फंक्शन से कोई भी चीज़ हम रिटर्न में मंगाएंगे, प्योर और इम्प्योर मेथड क्या है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। देन कॉलिंग ओवरलोडेड फंक्शन, और फिर ओवरलोडेड फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं वो चीज़। तो ये सारा टर्म हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको वन बाय वन, और हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम, क्या होता है यूजर डिफाइंड मेथड और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। अब एक और चीज़, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको अपने तरफ से इसका इसके बारे में मैं बताऊंगा, ताकि वो चीज़ जानने के बाद जब आप इस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड रहेंगे और आपको इजीली आपको समझ में आएंगे कि मेथड्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, इसका भी यूज नहीं है, तो हम इसको मिनिमाइज कर लिए, इसको एक तरफ रख लेते हैं। और हम अपने तरफ से अभी हम पहले मेथड के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। देन हम आफ्टर इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स हैं वो उसको हम शुरू करेंगे। तो पहला इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन तो सेम होगा। इंट्रोडक्शन मतलब कि फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन, या फिर फंक्शन, जावा में फंक्शन को ही मेथड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेथड और फंक्शन होता क्या है, तो हमको एक इसमें याद रखना है हमेशा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस आर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेल्फ contained, वेल डिफाइंड सेल्फ contained, है ना, ब्लॉक और बोल सकते हैं ग्रुप, है ना, ठीक है, ब्लॉक और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, स्टेटमेंट्स, ठीक है, statements which are used, which are performed some particular task in the program, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि फंक्शन और मेथड क्या है। तो फंक्शन और मेथड्स आर वेल डिफाइंड सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच आर परफॉर्म्ड सम पर्टिकुलर टास्क इन द प्रोग्राम, है ना, किसी पर्टिकुलर काम को ये परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन के बारे में हम अगर हम जाने तो हम रियल वर्ल्ड से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हर पर्सन को अलग अलग वर्क डिफाइंड होता है, और अगर हमको वो वर्क परफॉर्म करवाना है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करते हैं ताकि वो आकर उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करे और काम करके हमको दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पर्सन लिया, उसको हमने सिखा दिया कि कैसे, सॉरी, इलेक्ट्रिक का काम हमने उसको सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक वर्क कैसे करते हैं वो हमने उसको सिखा दिया।
अब जब भी इस पर्सन को, इसको हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रिशियन है। इसको इलेक्ट्रिशियन क्यों बोले, ताकि क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक का सारा वर्क आता है। ठीक है, अब जब भी हमको इलेक्ट्रिक के से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बिजली का काम कभी भी करवाना होगा तो हम हमेशा इसी पर्सन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब इस पर्सन को कॉल करेंगे तो ये पर्सन आएगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा, है ना, वर्क परफॉर्म करेगा, और वर्क परफॉर्म करने के बाद हमको फिर वापस आकर हमको कंट्रोल दे देगा कि लीजिए आपका काम हो गया, अब आप अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कीजिए। ठीक है, अब इस पर्सन से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही काम करवा सकते हैं। इससे अगर हम चाहेंगे कि हम घर बनवा लें या फर्नीचर क्या कहते हैं फर्नीचर वगैरह बनवा लें तो ये पर्सन नहीं करेगा, वो पर्सन कारपेंटर होगा, यानी कि वो कोई अनदर पर्सन है। ठीक है, तो इसी तरह मेथड्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं। जैसे ये मेथड 1 बना है, ठीक है, मेथड 1, ये एक और ब्लॉक बना है, इसमें भी कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे। ये मेथड 2, ठीक है, एक और ग्रुप बना है, इसका नाम हम मेथड 3 रख दिए, ये मेथड 3 है। इसमें हर में कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। ये किस पर्पस के लिए बनाया गया, तो सम करने के लिए, ये किसके लिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, और ये किसके लिए बनाया गया, तो ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। अब हमको अगर एडिशन करना होगा तो हम हमेशा किसको कॉल करेंगे, इस मेथड 1 को। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मेथड 2 को, और मल्टीप्लिकेशन करना है तो मेथड 3 को। अगर हम सोचेंगे कि हमको एडिशन करना है और हम मेथड 2 को कॉल करेंगे तो कभी भी हमारा एडिशन का वर्क परफॉर्म नहीं होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन का ही वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे में जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है तो वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही वर्क करेगा, कभी भी वो वैसे काम को नहीं करेगा, कारपेंटर वाले काम को नहीं करेगा, या मिस्त्री वाले या किसी अनदर वर्क को वो परफॉर्म करके नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हम किस मेथड को किस पर्पस के लिए कॉल कर रहे हैं और किस मेथड को किस पर्पस के लिए बनाए हैं। ठीक है, और उस पर्पस को अगर सॉल्व करना होगा तभी हम उस मेथड को कॉल करेंगे, अदरवाइज उस मेथड को कॉल हम नहीं करेंगे। तो ये हुआ फंक्शन और मेथड के बारे में कि मेथड और फंक्शन क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखना है सेल्फ वेल डिफाइंड सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाना प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर भी यही सेम चीज लिखा हुआ होगा इंट्रोडक्शन में, अगर आप देखें इसको हम जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो पता ही है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। ऑलरेडी प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इस जावा प्रोग्राम्स में सभी काम सभी तरह के वर्क किसी न किसी मेथड के थ्रू ही करवाए जाते हैं, चाहे वो मेन मेथड ही क्यों ना हो। ठीक है, विदाउट मेथड कोई भी वर्क हम इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो सारा का सारा वर्क हम मेथड के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन भी मेथड है, इसके अलावा इनपुट मेथड बनाते हैं, आउटपुट मेथड, डिस्प्ले मेथड, कैलकुलेट मेथड, इस तरह के मेथड को बनाते हैं। इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होकर और हमारे किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनको जावा जावा में अब मेथड्स के थ्रू ही सारा वर्क होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा क्या होता है, या डेटा मेंबर और मेथड। विदाउट मेथड्स हम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मेथड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, विदाउट मेथड्स हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों इसका यूज क्या है। ठीक है, अब इसमें सीखते हैं कि हम लोग क्यों मेथड को यूज करते हैं, वाई वी यूज मेथड। आप नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर लिखा भी हुआ है वाई फंक्शंस और मेथड, क्यों हम मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ बुक का भी पता चलता रहे। कुछ कुछ टर्म यहाँ पर पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि ये सारा टर्म हमको वापस से रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पर सबसे क्या टॉपिक है 3.2 में, वाई फंक्शन और मेथड, क्यों इसको यूज करते हैं, यानी कि वाई वी यूज्ड मेथड्स, वाई वी यूज्ड मेथड्स। ठीक है, मेथड्स क्यों यूज करते हैं, तो इसका सबसे पहला क्या है, ये हम इसको बनाने से हम क्या करते हैं, सेम कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड प्रोवाइड
facility to reuse the same code again and again in the program ठीक है। इन द प्रोग्राम मतलब हमको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू रीयूज द सेम कोड अगेन एंड अगेन, यहाँ दी है ठीक है, सेम कोड अगेन एंड अगेन है ना इन द प्रोग्राम। ठीक है, हमको सेम कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। अब इसके कारण क्या हो जाता है, इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब कि अब सेम कोड अगर हम बार बार नहीं लिख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम का जो लेंथ होगा, जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगा। इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल, एक इलेक्ट्रीशियन है। अब हम एक पर्सन को पकड़े, उसको इलेक्ट्रीशियन का वर्क हम डिफाइन कर दिए, यानी कि पढ़ा दिए कि कैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम को करना है। अब हमको जब भी इलेक्ट्रिक का काम करवाना होगा, कभी भी मतलब मान लीजिए एक 1 ईयर में हमको 5 बार इलेक्ट्रिक का काम करवाना पड़ा, तो 5 बार हम इसी पर्सन को कॉल करेंगे। ठीक है, हर बार हम इसी पर्सन को कॉल करेंगे और ये पर्सन हमको वो वर्क करके दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहली बार हमको इलेक्ट्रिक का काम पड़ा तो एक पर्सन को पकड़े, उसको इलेक्ट्रिक का पूरा काम समझाए और वो हमको करके दिया। फिर अगली बार कर फिर एक अलग पर्सन को पकड़े, फिर उसको सिखाए, फिर वो काम करके दिया। फिर अगली बार करवाना, फिर एक अलग पर्सन को पकड़े, उसको सिखाए, फिर वो काम करके दिया। फिर अगला बार, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमको बार बार हमको सेम वर्क डिफाइन करना पड़ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना, पहले उसको सिखाना पड़ा, इससे अच्छा हम खुद ही कर लेंगे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ही क्या किया गया, मेथड को यूज करते हैं कि एक ही आदमी को सिखा दो और उसी को बार बार बुलाते रहो उस काम के लिए। तो यही चीज यहाँ पर भी मेथड में भी है। हम एक बार एक कोड को लिख लेते हैं और जब जब हमको उस कोड का जरूरत होता है उसको हम कॉल करते रहते हैं और वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस होते रहता है, एग्जीक्यूट होते रहता है। तो इससे हमारा प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाता है। ठीक है, ये रिड्यूस कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, और ऐसा करने से कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। अब इससे एक और बेनिफिट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी तो घटा, अब ये हमको डिबगिंग में भी आसान हो जाता है, डिबगिंग करना भी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम जो एग्जांपल लिए कि हम 4 बार अलग अलग इलेक्ट्रीशियन को, अलग अलग पर्सन को इलेक्ट्रिक काम सिखाए और उससे हम इलेक्ट्रिक का काम करवाए। ठीक है, अलग अलग पर्सन को हम अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रिक का काम सिखाए और उसे इलेक्ट्रिक का काम करवाए। अब सपोज कभी किसी समय में 1 साल के बाद हमको पता चला कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिक के वायरिंग में, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। अब उस फॉल्ट को किसके थ्रू हुआ, वो फॉल्ट किसने वो करके रख दिया है फॉल्ट, हमको पकड़ना या समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये पर्सन 1 जो पहला इलेक्ट्रिशियन था उसने वो फॉल्ट कर दिया है कि दूसरा इलेक्ट्रिशियन या तीसरा या चौथा। ये चीज हमको मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में हमको सारे के सारे चारों इलेक्ट्रिशियन को एक एक बार रीचेक करना होगा कि किसने उस फॉल्ट को किया है, उस फॉल्ट को करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको पूरा का पूरा चारों इलेक्ट्रिशियन को चेक करना पड़ रहा है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है कि अगर हम एक सेम कोड बार बार हर मल्टीपल स्पेस पर लिखे हैं जहाँ जहाँ जरूरत है उस कोड को रन करवाने का, तो उस केस में अगर कोई फॉल्ट आता है या कोई एरर आता है या कोई बग होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको पूरा का पूरा प्रोग्राम वापस से रीचेक करना पड़ेगा या उन प्लेसेस पे रीचेक करना पड़ेगा जहाँ जहाँ हम उस तरह के कोड को लिखे हैं। तो इस चीज को ये ओवरकम कैसे कर लिया, तो मान लीजिए हमने एक कोड लिखा एक बार, अब उसमें कोई एरर आया कहीं भी कभी भी किसी वक्त में, तो हमको पूरा प्रोग्राम चेक नहीं करना होगा, सिर्फ हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएंगे, उसमें एरर को ठीक करेंगे, चेक करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे ही वहाँ एरर रिमूव करेंगे ऑटोमेटिक वो सभी उन जगहों पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा जहाँ जहाँ से उसको कॉल किया गया। यानी कि हमको हर जगह जाकर वो एरर को ठीक नहीं करना पड़ेगा, डिबग नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इट मेक्स easy to debug easy to debugging program it makes easy to debugging program। ठीक है, ये प्रोग्राम को easy to debug बनाता है। ठीक है, बार बार हम रीयूज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता है। यहाँ पर भी दिया हुआ टू कोप विथ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को ये क्या करता है,
कम करता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करता है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे हम छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। मेथड्स के बारे में भी ना, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जैसे अभी हम पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेथड 1 बनाए, ठीक है। मेथड 1 में हमने एडिशन का प्रोग्राम यानी सम का प्रोग्राम लिखा। मेथड 2 में हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखा। मेथड 3 में हमने क्या लिखा, मेथड 3 में हमने प्रोडक्ट का प्रोग्राम लिखा। तो ये क्या किया, हम ये भी कर सकते थे कि एक ही पूरा ब्लॉक में एडिशन भी लिख दिए, सब्ट्रैक्शन का भी लिख दिए और प्रोडक्ट का भी लिख दिए, सब चीज़ लिख दिए एक ही में। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा एक सीक्वेंस में हमने ये सारा चीज़ लिख दिया है। तो अगर हमको सिर्फ पर्टिकुलर सम करवाना होगा तो हम नहीं करवा पाएंगे, पर्टिकुलर सब्ट्रैक्ट करवाना है तो नहीं करवा पाएंगे, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट करवाना है तो नहीं करवा पाएंगे। जब भी होगा तो ये तीनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तीनों एक साथ होगा तो इसको एग्जीक्यूट होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होगा, इसका भी कोड रन करेगा, इसका भी कोड। अब अगर कोड रन कर रहा है, स्टेटमेंट अगर कोई भी एक स्टेटमेंट रन कर रहा है तो वो कुछ माइक्रो सेकेंड तो ले ही लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना नहीं था, फिर भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उसमें टाइम भी लग रहा है एग्जीक्यूशन में। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। मेथड क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में, समझिए कि एक बहुत बड़े काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। अब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ कि हमको अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पूरे वर्क का एक पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेंगे और वो पर्टिकुलर मेथड उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करेगा, और उस केस में बाकी के मेथड्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होंगे। तो इसमें जो टाइम टेकन था वो कम हो गया, और ये बिना मतलब कि ये सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का काम परफॉर्म भी नहीं हुआ, है ना। हमको उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने इनको कॉल ही नहीं किया। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो घट जाता है थ्रू द मेथड्स, ठीक है। तो ये मेथड को घटाता है। अब देखिए हाइडिंग डिटेल्स, अब एक और चीज इसमें है कि हाइडिंग डिटेल्स, ये डिटेल्स को हाइड करता है। कैसे डिटेल को हाइड करता है, अब हमने मेथड बनाया एक, हमने अब एक जैसे अभी हमने लिए एक पर्सन लिए, इलेक्ट्रिशियन का एग्जांपल लिए। अब ये इलेक्ट्रिशियन कैसे वर्क कर रहा है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए कि बल्ब स्विच प्रेस करें तो बल्ब जले, ये काम हमको चाहिए। इस काम के लिए हमने इस इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। इसने पता नहीं क्या किया, कैसे किया, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जब इसने बोला कि हाँ वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क करने गया और कहा कि अब कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है, हमको ये बोल दिया कि डन हो गया, आप अपना चेक कर लीजिए। तो हम देखे, स्विच प्रेस किए, देखे बल्ब जल गया, ठीक है चलो ओके डन। अब ये कैसे यहाँ से यहाँ तक क्या वायरिंग किया, क्या मेथड लगाया, क्या वर्क परफॉर्म किया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो वो पूरा का पूरा वर्क जो इसने परफॉर्म किया वो सारा मेरे लिए हाइड है। हमको बस पता है कि इसको बुलाएंगे ये बल्ब जला के दे देगा। तो इसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग में मेथड्स का काम होता है। मेथड जब हम बनाते हैं तो मेथड हमने कोई क्रिएट किया, मेथड 1, इसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख दिए, स्टेटमेंट 1 2 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट एन तक। अब हमको कभी भी इस, और ये पूरा मेथड किस लिए बनाया गया है, तो वो बनाया गया है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब हमको जब भी फैक्टोरियल निकालना होगा हम इस मेथड को कॉल करेंगे। हमको तो ये सिर्फ पता है कि एक मेथड 1 है जिसका काम होगा फैक्टोरियल निकालना, तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे और ये हमको फैक्टोरियल निकाल देगा। अब ये कैसे फैक्टोरियल निकाल रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमको मतलब है कि हमने इसको 5 दिया तो ये हमको 5 का फैक्टोरियल 120 करके दे दे, बस। या कैसे करेगा उससे लेना देना, ये पूरा का पूरा इसका जो ग्रुप ब्लॉक है वो मेरे लिए हाइड है। तो ये क्या करता है, डेटा को हाइड करने का भी काम करता है ना। मैसेज हाइडिंग में भी ये काम करता है। तो ये क्या करता है, इट इट हाइड द डिटेल्स, इट हाइड द डिटेल्स फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, है ना। बस आउटर क्या है सिर्फ पता है, जैसे हमको नहीं पता है, पता है कि सिर्फ SQRT मेथड है, कॉल करेंगे एक नंबर के साथ, वो उसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा। ये क्या कर देगा, रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। अभी कैसे स्क्वायर रूट निकाल रहा है हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए पूरा का पूरा ये इसका प्रोसेस हाइड किया हुआ है। तो ये मेथड मैसेज हाइडिंग में भी हमारा काम करता है। तो ये क्या क्या है, रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, डिबगिंग में आसानी हो जाता है, डिटेल्स हमारे आउटर वर्ल्ड से हाइड करता है। तो ये सब इसके क्या हैं,
मेथड्स के को बनाने का बेनिफिट होता है। तो हम इस कारण से ही मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा कि मेथड को हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। इसको अब मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब और इसमें क्या बेनिफिट है, इसको इरेज कीजिए मेथड का यूज। अब मेथड को बना लिए, मेथड को बनाने हम सॉरी पता चल गया कि मेथड क्या है, मेथड को क्यों बनाते हैं। अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि मेथड के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, टू टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला है प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, प्री डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं। तो सच मेथड्स विच आर already defined into the compiler or in the java है ना, are called predefined methods। क्या कहलाते हैं, are called predefined methods, है ना। we can only use them। ठीक है, after importing their particular classes, particular packages और क्लासेज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनको यूज करते हैं। तो जो पहले से डिफाइंड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको इनके बारे में इनको डिफाइन वगैरह नहीं करना, सिर्फ कॉल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल SQRT मेथड, ठीक है, पावर मेथड, है ना, ABS मेथड, है ना, फिर हम रीड मेथड, ठीक है, रीड लाइन मेथड, ठीक है, नेक्स्ट इंट मेथड। ये सब हमारे जो मेथड हैं, इनको सिर्फ हम लोग कॉल करते हैं और यूज करते हैं। इनसे हमको कोई मतलब नहीं होता कि कैसे डिफाइंड है, बस हम इनको यूज करते हैं। तो ऐसे मेथड्स को जो पहले से प्री क्रिएटेड है, प्री डिफाइंड है, उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स। उनको हमको सिर्फ कॉल करना होता है और यूज करना होता है। कहीं ना कहीं डिफाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर पैकेज और क्लास के अंदर, तो हमको उन पर्टिकुलर पैकेज और क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ता है ताकि हम उन मेथड्स को यूज कर सकें अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप आपका क्या है। तो दूसरा टाइप अगर आप देखिएगा तो आपके पास क्या है, सेकेंड जो टाइप है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, वो है आपका यूजर डिफाइंड मेथड, है ना। यूजर डिफाइंड मेथड यानी कि वैसे मेथड, यानी कि सच मेथड्स विच आर created or developed by the programmer or user किस लिए डेवलप किया गया, यूजर टू सॉल्व देयर देयर प्रॉब्लम्स ठीक है, समझ में आया। सच मेथड्स विच आर क्रिएटेड और डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर और यूजर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन द प्रोग्रामिंग are called user defined method यानी कि वैसे मेथड जो कि यूजर अपने लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप करता है, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी तक बहुत प्रोग्राम में सॉल्व बना रहे हैं, इनपुट मेथड बनाए हुए हैं, ठीक है, फिर हम लोग डिस्प मेथड बनाए हैं, ठीक है, कैलकुलेट मेथड बनाए हैं, कैलसी मेथड, आउटपुट मेथड, ठीक है। इस तरह के हम लोग जो मेथड क्रिएट करते हैं, ये सारे मेथड्स हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड
मेथड्स। अब मेन मेथड को यूजर डिफाइंड नहीं कहेंगे। देखिए मेन मेथड्स क्या है, प्री क्रिएटेड है, सिर्फ वो प्री क्रिएटेड है, वो भी हम डिफाइन ही करते हैं, उसका जो डेफिनेशन होता है हम लोग ही बताते हैं, बट वो प्री क्रिएटेड, वो कम्प्लीटली यूजर डिफाइंड मेथड्स नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान हमको रखना है ना। मेन मेथड के बारे में हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली यूजर डिफाइंड है, वो पहले से क्रिएटेड है, सिर्फ हम उसको डिफाइन करते हैं कि उसका काम क्या होगा। ठीक है, तो मेन मेथड को भी हम यूजर डिफाइंड मेथड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर डिफाइंड मेथड, है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यूजर डिफाइंड मेथड्स को अब क्रिएट कैसे करते हैं। अब इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड मेथड्स, हाउ टू कॉल द यूजर डिफाइंड मेथड। तो अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्या है। अब एक चीज हमको अब याद रखना है कि ईच मेथड्स हैविंग थ्री पार्ट, ईच मेथड्स हैविंग थ्री पार्ट्स, हैविंग थ्री पार्ट। हर मेथड में हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें हमारा क्या हमारा होता है, डिफिनीशन। क्या होता है, डेफिनीशन। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कॉलिंग। ठीक है, यानी कि तीन पार्ट होगा, प्रोटोटाइप, डेफिनीशन और कॉलिंग। अब प्रोटोटाइप में हम लोग क्या क्या बताते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। पहला हमारा जो प्रोटोटाइप है उसमें हम लोग क्या ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में हम लोग क्या क्या चीज पर ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि उसका एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। प्रोटोटाइप में हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो एक्सेस कहाँ होगा, किसके थ्रू करते हैं, तो बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, उसका एक्सेसिबिलिटी कि वो मेथड जो है वो कहाँ कहाँ से एक्सेस हो सकता है उसको हम डिफाइन करते हैं। दूसरा उसका मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो फाइनल होगा कि स्टैटिक होगा, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टैटिक और नॉट, ये सब चीज हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन उसका हम लोग डिफाइन करते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब उस मेथड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो वो हमको कुछ वैल्यू वापस देगा कि नहीं, काम करेगा, काम करने के बाद हमको कुछ रिजल्ट भी वापस भेजेगा जहां से हम उसको कॉल किए हैं, या रिजल्ट नहीं भेजा। जैसे हमने एक एग्जांपल, जैसे कि एक क्या है, आदमी पर्सन है जो कि खाना बनाता है। ठीक है, अब उसको हमने कहा कि जाओ भाई खाना बनाओ, ये आया यहाँ खाना बनाया, खाना बनाने के बाद क्या वो हमको खाना देगा भी कि नहीं देगा। ठीक है, अगर वो खाना देता है साथ में बनाने के बाद, तब वो यानी कुछ डेटा हमको रिटर्न कर रहा है, अगर नहीं देता है तो नहीं रिटर्न कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर हमको ये डिफाइन करना होता है कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, रिटर्न टाइप। अब ये किसके थ्रू डिफाइन होता है, तो थ्रू द डेटा टाइप्स, है ना। ये डेटा टाइप्स के थ्रू डिफाइन होता है, कोई भी डेटा टाइप यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह का डेटा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं उसका फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम इसमें कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये नाम आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर यानी कि इसको यूजर डिफाइन करेगा क्या नाम होगा, और ये इसी नाम के थ्रू हम इस मेथड को हर बार कॉल करेंगे, यही नाम इसका हो गया। यानी कि उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जब भी एग्जीक्यूट करना होगा तो इसी नाम को यूज करके हम कॉल करेंगे। और नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शन का डेफिनीशन। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, फंक्शन डेफिनीशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसका वर्किंग, यानी कि जब भी वो कॉल होगा तो वो कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, ये चीज हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में बताते हैं। ठीक है, तो ये सारा ये 5 पॉइंट जो है ये हम लोग ध्यान देते हैं किसमें, जब हम फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अरे सॉरी सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन इसमें नहीं होगा, इसमें फंक्शन डेफिनेशन नहीं होगा, इसमें यहाँ पर ये जो पांचवा पार्ट होता है ये इसका पैरामीटर लिस्ट होता है, पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट में प्रोटोटाइप में ये पांचवा जो पार्ट होता है पैरामीटर लिस्ट, इसमें ये हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते समय अगर हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा वो रिसीव कहाँ करेगा, तो रिसीव करने के लिए वहाँ पैरामीटर लिस्ट यानी कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट क्रिएट वेरिएबल्स। ठीक है, इसलिए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं टू एक्सेस दोज डेटा विच आर सेंड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग
दैट मेथड, है ना, उस मेथड को कॉल करते समय जो वैल्यू सेंड किया गया है उसको रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ वेरिएबल बनाते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देना है पैरामीटर लिस्ट में कि हमारा क्या होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, है ना, है ना, और दूसरा हमारा टाइप ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, और तीसरा इसमें एक और चीज है, यहाँ पर स्पेस नहीं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, और तीसरा यहाँ पर होता है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ टाइप, सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे पैरामीटर डिफाइन करते समय अगर हमने दो इंटीजर डिफाइन किया, इंट ए और इंट बी, ठीक है, तो यानी कि वो जो मेथड है वो दो वैल्यू रिसीव करेगा और दोनों इंटीजर टाइप। अगर हमने डिफाइन कर दिया इंट ए इंट बी और, है ना, और इंट सी, यानी कि वो मेथड अब तीन वैल्यू रिसीव करेगा और तीनों इंटीजर टाइप। अगर हमने डिफाइन कर दिया इंट ए फ्लॉट बी, ठीक है, यानी कि अब दो वैल्यू रिसीव करेगा और पहला इंटीजर होना चाहिए और दूसरा फ्लॉट होना चाहिए। अगर हमने लिखा इंट फ्लॉट इंट, तो वो पहला इंटीजर, दूसरा फ्लॉट और तीसरा इंटीजर, तीन वैल्यू रिसीव करेगा, एक इंटीजर फिर फ्लॉट फिर इंटीजर, मतलब उसी सीक्वेंस में। अगर हमने उस मेथड को कॉल करते समय तीन इंटीजर भेज दिया और हमने डिफाइन किया है सिर्फ दो इंटीजर को रिसीव करने वाला मेथड, तो वो वहाँ पर एरर आ जाएगा, मिसमैच एरर आएगा। यानी कि हमको जब पैरामीटर हम जब डिफाइन करेंगे तो ये जरूर ध्यान देंगे कि उसको कॉल करते समय कि हम लोग उतने ही मेंबर को ट्रांसफर करें और उसी सीक्वेंस में ट्रांसफर करें जिस सीक्वेंस में वहाँ पर रिसीव हो रहा है। अगर वो सीक्वेंस या वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफर करता है तो हमारा एरर आ जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। तो ये पांच चीज हमारा प्रोटोटाइप में डिफाइन होगा, एक्सेसिबिलिटी, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। अब दूसरा जो पार्ट होता है वो डेफिनेशन होता है, यानी कि वर्किंग ऑफ फंक्शन। ये यहाँ पर था, वो हम उसमें लिख दिए थे, वर्किंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होगा वो चीज हम लोग डेफिनेशन पार्ट में डिफाइन करते हैं कि वो काम क्या करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। और ये तीसरा पार्ट होता है कॉलिंग। ये तब आएगा जब भी हमको उस पर्टिकुलर फंक्शन में लिखे हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होगा, तब ये हम ये कॉलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर नेम, फंक्शन के नेम के साथ, विथ सम आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट। जैसा भी फंक्शन बनाया गया है, पैरामीटर लिस्ट है या तो आर्गुमेंट सेंड करना होगा, और पैरामीटर लिस्ट नहीं है तो आर्गुमेंट सेंड नहीं करना होता। कॉलिंग करेंगे, किस लिए कॉल करते हैं, टू एग्जीक्यूट द मेथड्स, टू एग्जीक्यूट द मेथड्स, मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कॉल करते हैं। तो हर मेथड में ये तीन पार्ट होता है। आप देखिए इसमें याद रखना है कि ये जब हम लोग यूजर प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो हम इन दोनों पार्ट के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्या होगा, है ना, उसका प्रोटोटाइप, मतलब वो फंक्शन कैसे बनाया गया, कैसे क्रिएट किया, कैसे डिफाइन किया, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देते, बस हम लोग इस पार्ट पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, किसमें, यूजर प्री डिफाइंड में। लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड बनाएंगे तो हमको ये तीनों चीज पर गौर करना होगा। हमको प्रोटोटाइप भी खुद ही डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन भी खुद ही डिफाइन करना होगा, कॉलिंग भी खुद ही करना होगा, ताकि हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि मेथड बनाए हैं इसीलिए ताकि हम उसको रन करवा सकें, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड में हम लोग ये तीनों पार्ट पर चर्चा करेंगे, तीनों पार्ट पर ध्यान देंगे। लेकिन प्री डिफाइंड में हम लोग सिर्फ कॉलिंग पार्ट पर ध्यान देते हैं कि कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे उसमें डेटा ट्रांसफर करते हैं और कैसे उससे डेटा रिसीव होगा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। तो ये तीन पार्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, मेथड्स में हमारा तीन पार्ट होता है, प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और कॉलिंग। अब एक सिंटेक्स आपको मैं बता देता हूँ इसका कि कैसे हम मेथड को यूज करेंगे, सॉरी। हाँ, तो हम लोग वहाँ पर अभी हम देखें कि कैसे हम मेथड को डिफाइन करेंगे, मेथड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेथड का एक हम सिंटेक्स बता देते हैं कि मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, एक सिंपल सा सिंटेक्स, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो सिंटेक्स क्या होता है मेथड को क्रिएट करने का, सबसे पहले हमको देना होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ऑलरेडी आपको बताया गया है, एक्सेस स्पेसिफायर चार हैं, चारों में से कोई देंगे, अगर कोई नहीं देंगे तो चौथा जो फ्रेंडली है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। देन मॉडिफायर, है ना, मॉडिफायर, और उसके बाद फिर यहाँ पर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है, यहाँ क्या होगा, रिटर्न टाइप। देन यहाँ पर होगा मेथड नेम, मेथड नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ होगा पैरामीटर, पैरामीटर लिस्ट, ठीक है।
और यहाँ सेमी, इसके बाद यहाँ पर इसका ओपन होगा और यहाँ इसका डेफिनीशन होगा, ठीक है। डेफिनीशन यानी इसका वर्क यहाँ डिफाइन होगा स्टेटमेंट्स के थ्रू, और इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स हो गया, ठीक है। समझ में आया? इसमें आपको याद रखना है ये वाला एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर और ये पैरामीटर लिस्ट, ये हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ये हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज हमारा यहाँ ऑप्शनल होता है कि हमको उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, मॉडिफायर क्या होगा, ये हमको हमेशा डिफाइन नहीं करना, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही ये चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। पैरामीटर लिस्ट, क्योंकि पैरामीटर लिस्ट हमेशा नहीं होगा, कभी कभी कोई ऐसे मेथड्स भी हम लोग बनाएंगे जिसमें पैरामीटर लिस्ट होंगे ही नहीं। तो ये तीन चीज ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू कॉल, हाउ टू कॉल। तो कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने का जो तरीका है, पहला है अगर हम सेम क्लास में ही मेथड को कॉल कर रहे हैं किसी अनदर मेथड के अंदर, तो हम डायरेक्ट मेथड नेम लिख के कॉल कर सकते हैं। मेथड नेम लिख के हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं विथ सम आर्गुमेंट। अगर पैरामीटर है तो यहाँ आर्गुमेंट पास करेंगे, अगर नहीं है तो आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्गुमेंट हो भी सकता है, याद रखिएगा। ये वो है ना, वैल्यू पास करना होगा, पैरामीटर लिस्ट है तो, नहीं है तो नहीं पास करना है, ब्लैंक रहेगा। तो ये जब हम सेम क्लास में किसी मेथड के अंदर हम उसी क्लास के किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तब ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर किसी अनदर मेथड को कॉल कर रहे हैं उसी क्लास के, या फिर किसी डिफरेंट क्लास में हम किसी दूसरे क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, तब हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट नेम के साथ, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर फिर हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेथड नेम लिख के विथ, अगर आर्गुमेंट है तो भेजेंगे, अदरवाइज आर्गुमेंट नहीं भेजेंगे अगर उस मेथड में पैरामीटर लिस्ट है तो, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज हमको ध्यान देना है ना। ये कब हमको ऑब्जेक्ट नेम का यूज करना है, कब कब, जब हम एक सेम क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर के मेथड के अंदर, है ना, किसी नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं उसी क्लास के, तब हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसके थ्रू उस मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है। या फिर किसी अदर क्लास में हम उस दूसरे क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस पहले जिसके मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऑब्जेक्ट के साथ उस मेथड को कॉल करना होगा। तो ये दो तरीका है मेथड को एक्सेस करने का। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे आगे फर्दर कि कैसे हम इसको लिखते हैं। अभी हम एक सिंपल सा सिंटेक्स आपको हम समझा दिए कि कैसे मेथड को राइट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंटेक्स, हाउ टू राइट अ मेथड, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मेथड को हम बनाते कैसे, हाउ टू क्रिएट अ मेथड, है ना। देयर आर फोर वेज, देयर आर देयर आर फोर वेज, है ना, टू क्रिएट अ मेथड, टू क्रिएट और डेवलप अ मेथड, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो पहला जो तरीका है उस वो हम मेथड जो बनाते हैं वो नो वैल्यू नो रिटर्न टाइप, इस तरह का मेथड बनाते हैं, नो वैल्यू नो रिटर्न टाइप। दूसरा जो मेथड बनाते हैं वो हम बनाते हैं विथ वैल्यू नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। और तीसरा जो हमारा मेथड बनेगा वो नो वैल्यू विथ रिटर्न टाइप, विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। और चौथा जो बनेगा वो बनेगा हमारा विथ वैल्यू विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये हम चार तरह के मेथड्स को क्रिएट करते हैं। देयर आर फोर वेज टू क्रिएट अ मेथड, है ना। चार तरीके से हम लोग मेथड क्रिएट करें, नो वैल्यू नो रिटर्न, विथ वैल्यू नो रिटर्न, नो वैल्यू विथ रिटर्न और विथ वैल्यू विथ रिटर्न। तो ये हम एक एक करके ये चारों तरीके को, चारों वेज को, फोर वेज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनको बनाते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में शुरू करूँगा, अभी तक के लिए मैं यहीं पर इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको बताएंगे। तो आप लोग अभी तक के इस पूरे इस पार्ट को ध्यान से देखिए। अगर इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।